ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी करून दाखवत भारताने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे 9 अड्डे उद्ध्वस्त केले। मात्र या ऑपरेशनची रणनीती कशी आखण्यात आली, अधिकारी कसे निवडण्यात आले, दहशतवाद्यांचे कोणते अड्डे निवडण्यात आले, दहशतवाद्यांच्या तळाची माहिती कोणी दिली, कोणत्या टप्प्यावरती मोदींना ऑपरेशनची माहिती देण्यात आलेली होती, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणारी इनसाइड स्टोरी एबीपी माझाच्या हाती लागलेली आहे। 3 मेला एक अतिशय गुप्त बैठकीला ऑपरेशन सिंदूरची योजना आखण्यात आलेली होती। जे अधिकारी हे ऑपरेशन राबवणार होते त्यांना क्वारंटाईन करण्यात आलेलं होतं, त्यामुळे कशा पद्धतीने संपूर्ण ऑपरेशन साकारण्यात आलेलं होतं या सगळ्याची इनसाइड स्टोरी एक्सक्लुझिव्हली एबीपी माझाकडे आहे। ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी करून दाखवणाऱ्या या सगळे ऑपरेशनचे शिलेदार कशा पद्धतीने काम करत होते, कोणते अड्डे निवडले होते, तळाची माहिती कोणी दिलेली होती, त्याचबरोबर पंतप्रधानांना कोणत्या टप्प्यावरती याची माहिती देण्यात आली, कारण संपूर्ण सेनेला स्वायत्तता देण्यात आलेली होती या संदर्भात। आणि या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं कुठेतरी आपल्या सर्वांना हवी आहेत, याबद्दल प्रचंड उत्सुकता प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये आहे। आणि याचीच उत्तरं देणारी इनसाइड स्टोरी एबीपी माझाच्या हाती एक्सक्लुझिव्हली आहे। 3 मेला एक अतिशय गुप्त बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये ऑपरेशन सिंदूरची योजना आखण्यात आलेली होती। जे अधिकारी ऑपरेशन राबवणार होते त्यांना क्वारंटाईनही करण्यात आलेलं होतं। आपले प्रतिनिधी आशीष कुमार सिंह आपल्याला या संदर्भामध्ये माहिती देणार आहेत। आशीष जी, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन पहले तो प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था, इसके बारे में हर हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। लेकिन अगर 3 मई को इस पूरे ऑपरेशन की पहली एक सीक्रेट अगर बैठक हुई थी, तो आगे किस तरीके से प्लानिंग हुआ था, किस तरीके से इसको साकारा गया था? देखिए, ये पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है पूर्वी कि ये पूरा इंटेलिजेंस ड्रिवन एक्शन था इंडिया की तरफ से, जो स्ट्राइक बैक किया गया पाकिस्तान में घुस करके। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे खुफिया विभाग ने निभाई। कैसे निभाई वो आपको बताता हूँ। RAW की तरफ से भारत को सिर्फ 9 टारगेट्स नहीं दिए गए थे, जो हमें टॉप सोर्सेज बताते हैं उसके मुताबिक तकरीबन 21 ऐसे टारगेट्स थे जिसको चिन्हित करके ये हमारे यहाँ टॉप ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी गई थी इंटेलिजेंस के, जिसके बेसिस पे उन्होंने पूरा एक्शन प्लान तैयार करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब को पूरा रोड मैप दिया था। और इसके बाद 3 मई जिस तारीख का आप जिक्र कर रही हैं, उस दिन एक बड़ी खुफिया और इम्पॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने सिक्योरिटी एजेंसीज के टॉप ऑफिसर्स एंड तीनों जो हमारे विंग्स हैं सेना के, उनके टॉप प्रमुखों के साथ बैठक की थी। और इसमें बड़ा दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक उन्होंने कोर टीम बनाई थी, जो टॉप ऑफिसर्स मोस्ट रिलायबल उनको सिलेक्ट किया गया। और इस टीम को सबसे दिलचस्प बात यह है कि साउथ ब्लॉक में ही स्टेशन रखा गया जब तक कि ये पूरी कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। इन्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि ये किसी से मिल नहीं सकते थे, किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। वहीं रहना था उन्हें 7 तारीख की उस रात तक, जब तक भारत ने अपना बदला पूरा नहीं कर लिया। फ़ोन्स वो कर नहीं सकते थे, रिसीव वो कर नहीं सकते थे, सिर्फ NSA उनसे बात कर सकते थे या ऑफिशियल्स आपस में बात कर सकते थे। NTRO ने भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ये भी मैं आपको बता दूं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी जो इंटेलिजेंस गैदर किया उसके आधार पर पूरा रोड मैप तैयार करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने फाइनली इन कोऑर्डिनेशन विद दीज ऑफिशियल्स पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को के सामने उस रोड मैप को रखा कि किस तरह से इस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और पाकिस्तान में 21 में से उन 9 ठिकानों को टारगेट करेंगे जहां पर बड़े बड़े जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या फिर लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स हैं। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिले, उनकी सहमति मिले, उनका गोहेड मिले, क्योंकि आप इसमें बड़ी बारीक बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ही ठिकानों को भारत ने टारगेट नहीं किया, जबकि उसके उस पार जाकर के, बियॉन्ड जाकर के, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी घुस करके 4-5 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से डिस्कशन के बाद इसकी जब पॉलिटिकल गोहेड दी, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने आखिरी कॉल लिया और उन्होंने वायुसेना और थल सेना
और नौसेना, तीनों को इसके लिए अधिकृत किया कि अब आप यू कैन गो अहेड, जिसको अंजाम तक पहुंचाया थल सेना और एयरफोर्स दोनों ने मिल करके। इस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जितने भी एयरफोर्स के पायलट्स थे वो भी सही सलामत वापस आ गए। और हमने जिन 9 ठिकानों को चिन्हित किया था पूर्वी, उन 9 ठिकानों पर बड़े प्रिसिशन के साथ प्रिसाइसली उनको स्ट्राइक करने में भारत कामयाब हुआ और कई बड़ी संख्या में वहां पर आतंकियों को मारने में हम कामयाब हुए। जी बिल्कुल। आशीष कुमार जी, आप अभी कह रहे थे कि पहले 21 अड्डे या फिर 21 टारगेट्स रेडार पे थे, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, और जिस खुफिया तरीके से सारा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सफल रहा, उसके हिसाब से अगर 21 अड्डे पहले कहीं नैरो डाउन किए गए हो तो उसके लिए कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया गया होगा, और क्या ऐसे शायद कोई स्ट्राइक्स हम और भी देख सकते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने पहले ही कहा कि ये टोटली इंटेलिजेंस ड्रिवन था। अगर बालाकोट का मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब भारत ने की थी पाकिस्तानी आतंकी हमले के जवाब में, तो भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी भारतीय खुफिया एजेंसीज के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर थे, जिन्होंने प्रिसाइसली भारत को वो ठिकाने बताए थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में आपको कहाँ आना है और कहाँ पर हिट आउट करना है। और तभी आप देखें कि उस वक्त यहाँ तक खबर आ रही थी पूर्वी कि शायद उन एयर स्ट्राइक्स में मौलाना मसूद अजहर भी मारा गया। हालांकि बाद में पता चला कि उसको एन स्ट्राइक से पहले वहां से निकाल करके किसी सेफ ठिकाने में पाकिस्तानी सेना ने छुपा करके रख दिया था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये खुफिया एजेंसीज की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इन टारगेट्स को 21 को पहले सिलेक्ट किया और उसके बाद उनमें से उन 9 टारगेट्स को हाई वैल्यू टारगेट्स हम कह सकते हैं सिलेक्ट किया गया, जहां पर भारत के ज़्यादा हाई वैल्यू टेररिस्ट जो वांटेड टेररिस्ट हैं, वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हों, चाहे लश्कर तैयबा के हों। आप देखिए, खबर यहां तक आई कि भारत इस बार स्ट्राइक में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मारने में कामयाब हुआ, जिसमें उसकी बहन और उसका ब्रदर इन लॉ साला भी शामिल है। मैं आपको बताऊं, ऐसे 28 टेरर कैंप्स थे। जी बोले पूर्वी। जी, तो मतलब और भी टारगेट शायद रेडार पे हो सकते हैं सेना के। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी, इसलिए थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।